स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। विज्ञान की जो सीरीज चल रही थी आपकी, उसमें आज हम देखेंगे, जहां हमने समाप्त किया था उसके आगे के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ये लूसेंट की बुक है और वहीं से क्वेश्चन हमने लिया है। यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम की वस्तु रखी है, उस पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया है, तो उसमें वेग परिवर्तन स्टार्टिंग में कितना होगा, यानी पहले सेकंड में कितना वेग परिवर्तन होगा। और वेग परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो चूंकि वो रखी है तो स्टार्टिंग में उसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, अगले 1 सेकंड में क्या होगा वही अगर हम फाइंड कर लें तो आपका क्या पता चल जाएगा, एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा ये है कि आप सीधा सीधा F बराबर m में फार्मूला यूज कर लें। हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। यहाँ m क्या है, मास है यानी द्रव्यमान, और a क्या है, एक्सीलरेशन है। F क्या है, फोर्स है। तो F की जगह पर हमने 5 रख दिया, m की जगह पर हमने 2 किलोग्राम रख दिया। a हमें निकालना है, a बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 यानी 2.5। ठीक, 2.5 हो जाएगा। और यूनिट अगर हम देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ठीक है, ये आपका किसी एक वैज्ञानिक का कथन है, और यहाँ पर आपको विकल्प में भी दिया गया है कि आपको बताना क्या है, क्या न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। तो ये जो नियम है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई चीज़ अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी, या चल रही है तो चल ही रहेगी अपने नियत वेग से, ये तब तक जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये नियम आपका क्या कहलाता है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के, बर्नौली प्रमेय के, एवोगाड्रो परिकल्पना के, या फिर संवेग संरक्षण के। रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या है संवेग संरक्षण का सूत्र, P बराबर mb। ठीक, P बराबर mb, इसी सिद्धांत पर आपका क्या करता है, जो इसके संवेग संरक्षण है, ये आपका संवेग का सूत्र है, और इसके संरक्षण पर आपका क्या कार्य करता है, रॉकेट का सिद्धांत कार्य करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। मान लीजिए कोई घोड़ा है और वो अचानक से चल दे, तो घोड़े पर बैठा सवार जो है वो पीछे की ओर गिर जाएगा। तो इसका कारण क्या है, विकल्प आपको दिया गया है, जड़ता गुण है, कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, या विश्राम जड़त्व है, या फिर गति का तीसरा नियम है। आपको ये बताना है कि यदि अश्व एकाएक चल दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो ये आपका है विश्राम जड़त्व का नियम, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि घोड़ा भी रुका है, व्यक्ति भी रुका है, यानी घुड़सवार भी रुका है। जब घोड़ा आगे की ओर गतिशील होता है तो घुड़सवार के नीचे का हिस्सा आगे की ओर गतिशील हो जाता है, और ऊपरी हिस्सा उसका स्थिर रहता है या विश्राम रहता है। तो जड़त्व के कारण वो रुका रहना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि नीचे का हिस्सा चल देता है, तो उससे जुड़ा है तो वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, या पीछे की ओर झुक जाता है। तो यही कारण है कि यदि अश्व एकाएक चल दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका बनी रहती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। एक बस है, चल रही है, अचानक ब्रेक लगा। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इस घटना को जीवन में अनुभव किया ही होगा। ब्रेक लगते ही आप आगे की ओर झुक जाते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण ये है कि आप जब बस चल रही होती है तो आपका निचला हिस्सा भी उसके साथ गतिशील रहता है, उसके संपर्क में रहता है, गतिशील रहता है। ठीक, तो जब बस अचानक रुकती है तो चूँकि जड़त्व के कारण निचला हिस्सा गतिशील रहना चाहता है, और ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है आपका विराम अवस्था में रहता है। तो अचानक रुकने के वजह से क्या होता है कि जड़त्व के कारण वो आगे की ओर झुक जाता है।
ठीक है। ब्रेक लगने पर वो आगे की ओर झुक जाएगा, और यदि अचानक कोई खड़ी चीज़ या मतलब स्थिर बस है और वो अचानक से चलते तो वो पीछे की ओर झुक जाता है। ये सारी चीज़ें जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है, और जड़त्व का नियम जो है वो आपका न्यूटन का पहला नियम है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बल का गुणनफल है, या सीधे सीधे कह रहा है कि बल जो है वो किस चीज़ का गुणनफल है। तो हम जानते हैं F = m × a होता है, यहाँ द्रव्यमान और त्वरण होता है। तो ऑप्शन बी अगर देखें तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, क्या, बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट है आपका शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो हम जानते हैं कि ध्रुवों पर जो होता है वो जी का मान सर्वाधिक होता है, ठीक है, जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। तो आपका जो शरीर का वजन होता है तो W = mg अगर हम लिख रहे हैं तो जी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो ध्रुवों पर ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या सभी जगह पर समान रहता है, तो जब जी में वेरिएशन है, तो जैसे आपके जब फार्मूला है mg, तो जब जी में वेरिएशन है तो जी आपका विषुवत रेखा पर अलग है, ध्रुवों पर अलग है, तो इस हिसाब से आपका वेट भी अलग अलग होगा। तो ये अगर हम कहें कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है तो ये चीज़ें गलत है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है तो ये चीज़ सही है, क्योंकि जी पर हमने कहा है कि जो ध्रुवों पर जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, वो मैक्सिमम होता है, इसलिए वहाँ पर आपका वेट सर्वाधिक होगा या सबसे अधिक होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, जी का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, इसलिए वहाँ पर कम होगा। मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, जी, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं जी का मान कम होता है, और जब जी का मान कम होता है तो मैदान में अगर मान लीजिए mg है और ऊपर गए तो जी डैश हो गया, जी डैश का मान कम है तो इसका मतलब वेट कम हो जाएगा, तो इससे शरीर का वजन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो शरीर का जो वजन है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, ठीक है। तो वहाँ हम जानते हैं कि वहाँ का जो गुरुत्वीय त्वरण है 1/6 है पृथ्वी के गुरुत्वीय का त्वरण का। तो अगर 600 न्यूटन भार है, F = ma के हिसाब से अगर यहाँ पर W = mg ही लिख लेते हैं, तो W यहाँ लिख लें अर्थ = हो जाएगा आपका 600, ठीक, और W = मून अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा 600, लेकिन जी का मान 1/, क्या है आपका 1/6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी 100, तो 100 न्यूटन वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, ये आपका कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर किसी का जो भार है वो 29.4 न्यूटन है, ठीक, तो उसका द्रव्यमान कितना है। आप अगर ध्यान दें तो भार जो होता है वो एक तरीके से बल ही होता है, और वो कौन सा बल होता है, वो वह बल होता है जो पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। तो 29.4 न्यूटन, और बात किस पर कर रहा है, सतह पर, यानी ऊंचाई पर कहीं नहीं कह रहा है, सतह पर। अगर थोड़ी बहुत ऊंचाई करता है तो हमें जी की वैल्यू को चेंज करना पड़ता। हमें पता है कि जो जी है वो 9.8 मीटर/सेकंड², हमें पता है, हम इसी चीज़ का यूज करेंगे। तो अगर W = mg लिखना है या F = ma लिखना, चीज़ें एक ही हैं, बस F = ma क्या होता है, हॉरिजेंटल चीज़ों में हम अप्लाई करते हैं, और W = mg जो है वो हम वर्टिकल चीज़ों में अप्लाई करते हैं। तो अगर W = mg हम रख लें तो आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल, देखिए अप्लाई हम इसको भी, जो आपका F = ma है, इसे हम वर्टिकल भी अप्लाई करते हैं, लेकिन तब जब चीज़ें फ्री फॉल ना होकर बल्कि उनको किसी मशीनों के द्वारा भी हम उठाते हैं। जैसे मान लीजिए लिफ्ट है तो वहाँ पर हम जो मशीन की जो एक्सीलरेशन है उसको भी हम कंसीडर करेंगे। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो हम करेंगे ही करेंगे जी, लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो मान लीजिए लिफ्ट उठ रहा है तो ए को भी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए 29.4 न्यूटन है, तो W = यहाँ पर आप देख सकते हैं 29.4 को अगर हम 9.8 से हम भाग करा दें तो क्या हो जाएगा, इसे भाग कराने पर हमें अगर हम भाग कराते हैं 294 को किससे, 98 से, तो ये सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा 3 बार जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
3 किलोग्राम। ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि अगर मान लो पृथ्वी पर 1 मीटर कूदता था तो वो चंद्रमा पर उससे ज़्यादा छलांग लगा सकता है। इसका कारण क्या है? वह चंद्रमा पर भारहीन होता है? नहीं, क्योंकि चंद्रमा का भी कुछ आकर्षण बल होता है जिससे कि उस मनुष्य को अपनी ओर खींचे। भले ही ये बात है कि वो कम हो, लेकिन वो भारहीन नहीं हो सकता। चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। तो चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ कूदेगा, वो थोड़ा बहुत जो एयर रेजिस्ट करता है। आप यहाँ पृथ्वी पर कूदते हैं तो आपको जो वायु का प्रतिरोध झेलना पड़ता है वो वहाँ पर नहीं झेलना पड़ेगा, लेकिन ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो ये चीज़ें सही है कि चंद्र तल पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी तल की तुलना में क्या है? कम है। इसलिए आप जो पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है वहाँ पर थोड़ा कम तेज़ी से खींच पाएगी और आप ज़्यादा कूद जाएंगे। तो ये मायने रखता है। हालांकि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है तो ये थोड़ा बहुत मायनूर है, इसमें ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि एयर कितना रजिस्ट करता है? कुछ नहीं। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 1 मीटर के लिए कूदते हैं तो कोई विशेष रजिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, यानी 1 किलोग्राम। ध्यान रखिएगा, ये द्रव्यमान दिया गया है और ये भार पूछ रहा है। यह मत कहिएगा कि बेवकूफ़ बना रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या है, 1 किलोग्राम होना चाहिए। नहीं, हमसे पूछ रहा है कि W=mg का फार्मूला लगाओ, जहाँ m को 1 रखो और g को आपको पता है कि 9.8 ही रखना है। लेकिन जो चीज़ें आएगी वो किस में आएंगी? न्यूटन में आएंगी। 9.8 न्यूटन। ठीक, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना है? 9.8 न्यूटन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण जिसे हम आई से लिख लेते हैं, कोणीय त्वरण जिसे हम अल्फा से लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा? टाउ बराबर आई अल्फा होता है। टाउ क्या है होता है आपका? ये आपका टार्क होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आई की जगह पर हम रेखीय चीज़ों में बात करते हैं तो एम रखते हैं और अल्फा की जगह पर ए रखते हैं। तो एम में रखते हैं तो एफ निकल कर आता है। उसी प्रकार जब आई और अल्फा रखते हैं तो टाउ निकल कर आता है, यानी टार्क यानी एटम निकल कर आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के अन्य क्वेश्चंस के साथ। आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में भी आप बने रहिए और प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल करें। धन्यवाद।